यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट। जस्ट वेट। एक काम करते हैं हम, एक अलग क्वेश्चन बचा हुआ है उसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, सपोज अगर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द डायोड। ठीक है, करंट निकालना आई, फाइंड आई। निकाल सकते हो, सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। क्या करोगे, ओपन सर्किट टेस्ट लगाओगे। ओपन सर्किट टेस्ट से हम क्या करेंगे, राइट। ये ओपन हो गया, और पी साइड और एन साइड पे हम वोल्टेज निकाल लेंगे, यही करेंगे, राइट। 5 वोल्ट है, दोनों इक्वल रजिस्टर है, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ यहाँ पे 2.5 वोल्ट आ रहेगा। यहाँ पे कितना आ रहेगा, 10 वोल्ट है तो हाफ हाफ हो जाएगा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहेगा, राइट। या अनइक्वल रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लेते हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के सिंपल रेजिस्टेंस रखा है ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, पी साइड की पोटेंशियल एन साइड की पोटेंशियल से कम है, मतलब मतलब मेरा डायोड ऑफ स्टेट में है, और डायोड अगर ऑफ स्टेट में है तो करंट आई क्या हो जाएगा, जीरो। बोलो ये क्लियर है, सर। इज इट क्लियर। अब देखो, इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं क्वेश्चन को। अगर हम ये लेते हैं 10 वोल्ट, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, और इसको मैं 5 वोल्ट बोल सकता हूं। अच्छा, अब क्या बोल सकते हो कि डायोड ऑन होएगा या ऑफ होएगा। अब डायोड ऑन होएगा या ऑफ ऑन होएगा, होएगा। ऑन होएगा। ये तो समझ में आ रहा है सभी को कि मेरा डायोड ऑन है। अब कुछ डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, डायोड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम आइडल डायोड मान के सॉल्व करते हैं। तो आइडल डायोड अगर मैं मानूंगा तो सर्किट क्या बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा कुछ इस टाइप का, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, 1 किलो। बोलो यही होएगा। क्या इसको मैं दोबारा रीड्रॉ कर सकता हूं, ये तो सेम ही पॉइंट है ना, ये सेम ही पॉइंट है। क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, बोलो, क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, एवरीवन। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, बट क्या इसको ऐसे रीड्रॉ किया जा सकता है, कर सकता हूं मैं इसको ऐसे, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर सकता हूं, ये पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल वी ए मान लेता हूं, तो ये भी पॉइंट क्या बन जाएगा, वी ए। बस मैंने इसको यहां पे खींच दिया, बाकी तो सर्किट यही है। कैन यू कैलकुलेट वी ए, यस आई कैन कैलकुलेट वी ए। तो वी ए कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपल केसीएल लगाऊंगा इस नोड पे, तो वी ए -10 अपॉन 1 किलो ओम, प्लस वी ए -5 अपॉन 1 किलो ओम, प्लस वी ए -0 अपॉन 1 किलो ओम, प्लस वी ए -0 अपॉन 1 किलो ओम। बोलो यही रहेगा। सो वीए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी आएगी, 4 VA = 15, 4 VA = 15, तो VA कितना आ जाएगा, 15/4 कितना आया, 4 3 12,
3 कितना आया, 4 7 28, 3.75 वोल्ट, यही आ रहा है क्या, यही आएगा। यही आएगा। यस सर। ठीक है, सो वीए की वैल्यू 3.75 निकल गई। ठीक है, अब बता सकते हो कैसे करेंगे, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया, एनी आइडिया, आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई, चलो बताता हूं। आई की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमें वीए पोटेंशियल पता चल चुका है, राइट। सो मैं ये बोल सकता हूँ इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है बेटा, 3.75 वोल्ट। सेम तरीके से यहाँ पे भी कितना पोटेंशियल है, 3.75 वोल्ट। अब मैं इसको अगेन जूम कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर ये 3.75 वोल्ट है तो बता सकते हो इस वाली ब्रांच पे करंट कितनी होगी, 10 माइनस 3.75 अपॉन 1 किलो ओम, तो कितनी करंट आएगी जल्दी बताओ, कितनी करंट आएगी, कितनी आएगी बेटा, 10 माइनस 3.75 अपॉन 1 किलो ओम कितनी आएगी, 6.25 मिली एम्पियर। वेरी गुड, 6.25 मिलियन। ये पोटेंशियल 3.75 है, ये जीरो है, तो एक करंट ऐसे भी फ्लो कर दी होगी, ये करंट क्या होगी, 3.75 माइनस 0/1 किलो ओम, तो ये करंट कितनी होगी बेटा, 3.75 मिली एम्पियर, यस और नो, ऐसे ही होएगा। सो क्या मैं बोल सकता हूं 6.25 में से 3.75 यहां पे गया तो बाकी बची हुई करंट कहां पे फ्लो करेगी, डायोड में फ्लो करेगी, और वो करंट कितनी होगी, 6.25 माइनस 3.75, जल्दी बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 2.5। 2.5, 2.5 मिली एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितनी है, 2.5 मिली एम्पियर। इज इट क्लियर, ये क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। एक और मॉडिफिकेशन देखते हैं इसका, सर थोड़ा जूम कर दीजिए इमेज, लास्ट वाला जो आपने बताया। हाँ जी। डन। सभी का हो गया, ये वाला सिंपल है। अब इसी की एक मॉडिफिकेशन और देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, इसी की मॉडिफिकेशन फिर से देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, यहां पे हम क्या करते हैं, रिपीट, रिपीट क्वेश्चन नंबर 2, इफ वी गामा इक्वल टू, इफ वी गामा इक्वल टू कितना ले लूं मैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम 1 वोल्ट रख लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 1 वोल्ट, ताकि फ्रैक्शनल में वैल्यू ना आए, ठीक है। तो अब क्या करना है, अच्छा मुझे ये बताओ, अब मैं अगर ओपन सर्किट टेस्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे पी साइड पे कितनी वोल्टेज आएगी, पी साइड पे कितनी वोल्टेज आएगी, 5 वोल्ट, और एन साइड पे 2.5। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि पी साइड की वोल्टेज एन साइड की वोल्टेज से ज्यादा है या कम है, ये चेक नहीं करना, मुझे देखना है पी वीपी माइनस वीएन क्या वी गामा से ज्यादा है, इज ओपन सर्किट टेस्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख रहा हूं, अगर मैं ओपन सर्किट टेस्ट लगाता हूं तो उसमें क्या पी साइड की पोटेंशियल और एन साइड की पोटेंशियल डिफरेंस क्या वी गामा से ज्यादा है, अगर है तो मेरा डायोड ऑन होएगा। जरा चेक करो, पी साइड की पोटेंशियल ओपन सर्किट टेस्ट में क्या है, 5 वोल्ट, पी साइड पे 5 वोल्ट आ रही थी और एन साइड पे 2.5 वोल्ट, 5 - 2.5, 5 - 2.5, 2.5 वोल्ट, तो 2.5 वोल्ट वी गामा से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा डायोड ऑन है, अब डायोड को उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देना है, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, ये समझ में आ गया, ये वाली कंडीशन क्या आ रही है बेटा, एवरीवन, ये क्लियर है, सर ठीक है। सो अब क्या है, इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा इस बार, ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूं बिकॉज मुझे पता है आगे फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं अभी करा दे रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन हर बैच में मैंने होमवर्क में दिया है। सो अब क्या करूंगा मैं, इसको इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर,
इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट सर्किट, और ये क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। अब इसको कैसे करेंगे? अब अगेन मुझे करंट ही निकालनी है, करंट ही निकालनी है, तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व? कोई आइडिया? एनी आइडिया? केवीएल लगा के। हाँ, केबल कैसे लगाओगे? चलो बता दो। देखो, इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को आप मान लो वी एक्स, इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल को मान लो वी वाई। अभी थोड़ी देर के लिए कोई भी करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर लो, कोई भी। जब भी ऐसी ब्रांच होगी तो कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लो आई। जरूरी है कि आई ये वाली आई नहीं जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं कोई भी ऐसे एक सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लूंगा आई। या फिर अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको I1 भी ले सकते हो, I1 ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी कैलकुलेशन में। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहली इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे केसीएल लगाएंगे। इस वाले नोट पे केसीएल लगाओ बेटा, क्या बनेगा? केसीएल लगाओ, क्या बनेगा? एक Vx -10 अपॉन 1 किलो ओम प्लस Vx -0 अपॉन 1 किलो ओम, और एक आउटगोइंग करंट है I1, तो प्लस I1 लिख दिया। बोलो ये क्लियर है? ये क्लियर है, ये वाला एक्सप्रेशन? ठीक है। सेम तरीके से इस वाले नोट पे केस से लगाओ तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ। Vy -5 अपॉन 1 किलो ओम प्लस Vy -0 अपॉन 1 किलो ओम। अब ये वाली करंट, ये जो I1 है बेटा, I1 मैंने यहां पे डायरेक्शन ली हुई है, तो इसलिए अब मैं I1 को इनकमिंग मान रहा हूं। Vy से ये आउटगोइंग, Vy से ये आउटगोइंग, बट ये इनकमिंग है, तो प्लस I1 नहीं करूंगा, इक्वल टू I1 करूंगा। बोलो ये सुनो, ऐसी होएगा? Yes, sir. ठीक है। थर्ड थर्ड इंस्टेंस। अच्छा, यहां पे एक बार चेक करना जरा, इसमें वेरिएबल कितने हैं दोनों इक्वेशन में? दोनों इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? 3 3। और इक्वेशन कितनी है? 2। 2। तो इसका मतलब क्या है, मुझे एक और एक्सप्रेशन चाहिए होगा, मुझे एक और एक्सप्रेशन चाहिए होगा ना, या इक्वेशन चाहिए होगी जिससे मेरे तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकल पाए। तो तीसरी कौन सी इक्वेशन बनेगी, बता सकते हो? तीसरी इक्वेशन कौन सी बन के आएगी? Vx minus Vy equal to 1. वेरी गुड। Vx माइनस Vy इक्वल टू 1 वोल्ट। Vx माइनस Vy इक्वल टू 1 वोल्ट। सिंपल। इज इट क्लियर? Vx माइनस Vy इक्वल टू 1 वोल्ट, बस। अब आप यहां से Vx और Vy की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो करना क्या है, यहां से ये I1 है ना, ये I1 है, I1 की जगह ये रख दो, तो एक एक्सप्रेशन Vx और Vy में आ जाएगा, दूसरा एक्सप्रेशन Vx और Vy का ये है। तो यहां से यू कैन कैलकुलेट Vx एंड Vy। यस और नो? ये कर सकते हो कैलकुलेट एवरीवन? और जैसे ही मेरे पास Vx और Vy आ जाएगा, अगेन वही जैसे हमने यहां पे कैलकुलेट किया था करंट निकालने के लिए, Vx मुझे पता चल गया तो मैं ये वाली करंट निकाल सकता हूं, फिर ये वाली करंट निकालूंगा तो बाकी बची हुई करंट क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। या फिर डायरेक्टली I1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहां से। समझ में आया मेथड? यस सर। यहां तक कोई डाउट है? अब चौथा वेरिएशन देखो इसी का। चौथा वेरिएशन देखो, ये लास्ट वेरिएशन है, इसके बाद फिर बीजेटी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, रिपीट क्वेश्चन 2, repeat question 2 if V gamma equal to 1 volt and मैंने voltage okay and RF is equal to 100 ohm for example। ये होएगा। तो अभी देखो दोबारा ओपन सर्किट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहीं पे वेरीफाई कर चुके हैं कि मेरा डायोड ऑन है। सिंपल इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, क्योंकि हमें ये समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 1 किलो ओम है ना, 1 किलो 1 5 वोल्ट 1 किलो 1 किलो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ये कितना आ जाएगा, 100 ओम मतलब 0.1 किलो ओम, राइट।
ऐसे ही होगा बेटा। अगेन देखो, इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम तरीका जैसे हमने यहां पे किया है। इसको मैं Vx एज्यूम करूंगा, इसको मैं Vy एज्यूम करूंगा, और एक करंट मान लो I ऐसे फ्लो कर दी है, या इसको I1 ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, I1। अब अगर ये I1 है तो देखो पहला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये वाला ही रहेगा, यस और नो? पहला और दूसरा एक्सप्रेशन तो यही रहेगा या नहीं? सेम चीज रिपीट होगी या रिपीट हो रही है? तो एक काम करते हैं, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। बोलो, यही रहेगा एक्सप्रेशन एवरीवन? इसमें कोई चेंज आएगा? इसमें कोई चेंज आएगा? नो सर। नहीं आएगा। बस तीसरे वाले इक्वेशन में चेंज आएगा। यहां पे क्या आएगा, हम Vx से Vy पे चलेंगे और पार्शियल लूप पे केवीएल लगा देंगे। कैसे? Vx से चालू करो, जैसा मैंने सिखाया था तुम लोगों को। Vx, सेकेंड साइन क्या आ रहा है, -1 वोल्ट, देन करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव होएगा, -I1 इंटू 0.1 किलो ओम इक्वल टू Vy। बस एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा होएगा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है, बट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? कैसे करोगे? ये जो I1 इक्वल टू, ये जो लिखा हुआ है I1 इक्वल टू दिस, इसको उठा के यहां पे और यहां पे रखोगे तो Vx और Vy में दो इक्वेशन बन जाएगी। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहेगा, बट ध्यान से देखो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो 1 किलो ओम वाला फैक्टर है ना, आप क्या करो, 1 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से ये हट जाएगा 1 किलो ओम, और ये क्या आ जाएगा, 1 किलो ओम यहां पे आ जाएगा। सेम चीज यहां पे भी करना, पूरे को 1 किलो ओम से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 किलो ओम यहां से हट जाएगा, यहां से हट जाएगा, और I1 के साथ 1 किलो ओम आपका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि मैं ये मान लेता हूं कि I1 मेरा मिली एम्पियर में आ रहा है। I1 सपोज करो 5 मिली एम्पियर है, तो 5 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एज्यूम करो कि I1 मेरा मिली एम्पियर में है, तो ये किलो वाला फैक्टर गायब कर देना, किलो वाला फैक्टर यहां से गायब हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन आपका छोटा हो जाएगा। तो अब यहां से जो I1 की वैल्यू निकल के आएगी, सपोज करो फॉर एग्जांपल निकल के आती है 5, तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि आपने ऊपर एज्यूम किया था मिली एम्पियर, तो यहां पे आप मिली एम्पियर लगा देना, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। बोलो, क्लियर है ये? कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है क्या मैं बोल रहा हूं? सर सभी को समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मिली एम्पियर कहाँ लगाना था? मतलब जैसे हमने मैंने, आई टू हाँ वन को किया, तो हाँ, उसके साथ ब्रैकेट में मेंशन करना है, मतलब ताकि। नहीं मेंशन नहीं करना, अपने दिमाग में एज्यूम करो I1 की जो वैल्यू है वो मिली एम्पियर में है। क्योंकि ये किलो ओके। वाला फैक्टर है ना, किलो का मतलब क्या, 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 से बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अब मैं इसको छोटा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, I1 को एज्यूम कर रहा हूँ कि वो मिली एम्पियर में है। मिली एम्पियर मतलब 10 की पावर -3 में है, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ यस। में आया? यस। तो यहां पे जो I1 की वैल्यू निकल के आएगी, सपोज करो इनको जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो, तो इसको I1 सॉल्व करने पे फॉर एग्जांपल आपका निकल के आ रहा है 5, तो आप ये मत सोचना कि 5 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि अभी आपने ये कैलकुलेशन में एज्यूम किया था कि वो मेरा मिली एम्पियर है, तो यहां पे आपको मिली वाला फैक्टर खुद से लगाना पड़ेगा। अब समझ में आया यस। क्या मैंने बोला? यस। ठीक है, तो मैं ये चीज बोलता हूं। सो यहां पे नॉर्मल मेथड, या आप नॉर्मली अगर जैसे सॉल्व करना चाहते हो कर लो, मैंने बस एक तरीका बताया कि ये सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट है यहां तक? चले फिर आगे बीएडी पे। जब हो जाए तो बता देना मुझे।
डन सर। डन, सभी का हो गया, सभी का हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डेट इज एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। सो उसी में अब कंटिन्यू करो 20 पॉइंट, डेट इज एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी। इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो गामा को हम कैसे लिख सकते हैं? गामा को लिख सकते हैं आईपीई अपॉन आईई। आईपीई और आईई को कैसे लिख सकते हैं? आईपीई प्लस आईएन। मतलब जो एमिटर करंट है ना, एमिटर करंट में एमिटर चार्ज कैरियर्स की वजह से, जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है उसका रेशियो बता रहा है। टोटल एमिटर करंट में से जो एमिटर चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, एमिटर चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो कर रही है वही हमें गामा बताता है। समझ में आया? तो गामा क्या होता है यहाँ पे? एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, जो बताता है टोटल एमिटर करंट में जो एमिटर के जो चार्ज कैरियर्स है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, होल्स, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी, तीन कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन कलेक्टर इट इज, कॉमन कलेक्टर बोले तो सीसी, देन कॉमन एमिटर सीई कॉन्फ़िगरेशन, and last one is your common base CB, right? ठीक है, अब एक एक करके हम कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कि कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहां पे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में तीन चीज होती है। एक हमारा इनपुट नोड होता है, एक इनपुट नोड होता है, एक आउटपुट नोड होता है, और एक क्या होता है? कॉमन नोड होता है। ठीक है, कॉमन वाला तो हमेशा नाम में ही पता चल जाता है, कॉमन, दैट इज बेस। और यहां पे जो इनपुट नोड होता है दैट इज योर एमिटर नोड। ठीक है, एमिटर नोड, ये चीज याद रखनी है कि इसमें जो इनपुट हम कहां पे देते हैं? एमिटर में देते हैं। तो आउटपुट कौन सा है? कलेक्टर एक कलेक्टर ही बचा हुआ है, तो वो आउटपुट नोड है। इज इट क्लियर? ठीक है, इस टाइप से होता है। क्योंकि ये चीज होती है कि हम जो इनपुट है वो बेस या फिर एमिटर में ही दे सकते हैं। क्योंकि बेस मेरा कॉमन नोड पे चला गया, तो अब इनपुट के लिए ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ एमिटर बचा। तो इसलिए जो आउटपुट नोड है वो कलेक्टर में चला जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी, कलेक्टर को एज ए आउटपुट नोड यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, सो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पे? सपोज ये एमिटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है, राइट? दिस इज योर एमिटर, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर कलेक्टर, राइट? सो यहां पे अगर हम देखेंगे कॉमन बेस होता है, तो कॉमन बेस का मतलब क्या होता है? यहां पे देखो, आपके दो लूप बनते हैं, एक इनपुट साइड का लूप बनता है, एक आउटपुट साइड का लूप बनता है। ये है इनपुट लूप, ये है आपका इनपुट लूप, और ये वाला क्या है आपका? आउटपुट लूप, आउटपुट साइड का आउटपुट लूप। दोनों लूप में देखो बेस वाला जो नोड है आपका कॉमन रहता है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हर कॉन्फ़िगरेशन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसका
अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आता है। ये देखो, एमिटर, बेस, कलेक्टर, एमिटर, बेस एंड देन कलेक्टर। सो दिस इज योर बेस नोड, दिस इज योर एमिटर नोड एंड दिस इज योर कलेक्टर नोड। कुछ ऐसे ही बनेगा इसका, समझ में आया? या इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको। ये बस समझाने के लिए, एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है आप लोगों का, ठीक है, बट ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये आपका एमिटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। क्या मैं बोल रहा हूं कि यहां पे हम इनपुट देते हैं, यहां से हम आउटपुट लेते हैं, एंड ये कॉमन है तो इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इनपुट और आउटपुट साइड में दोनों पे ये चीज कॉमन रहती है। क्लियर? नेक्स्ट है कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर। हाँ, सर Write प्लीज down. सेकंड पॉइंट एक बार बता दीजिए दोबारा। कौन सा वाला पॉइंट? अभी अभी जो ग्राउंड से कनेक्ट किया ना, बेस टर्मिनल। कुछ नहीं, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे ग्राउंड से, क्योंकि कोई भी वोल्टेज लेते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो मैं यही Yes. चीज दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये जो इनपुट लूप है इसमें भी आपका बेस नोड कॉमन रहेगा, आउटपुट लूप है इसमें भी आपका बेस नोड कॉमन रहेगा। दैट इज वाई दिस इज नोन एज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सेम तरीके से कॉमन एमिटर में भी क्या रहेगा, एमिटर वाला जो नोड है आपका कॉमन रहेगा इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में। इज इट क्लियर? अभी देखते हैं कि कैसे। ठीक है, अभी देखते हैं इसको। सो कॉमन एमिटर में अगेन तीन चीज आएगी मेरे पास, क्या क्या? एक इनपुट आएगा बेटा, दूसरा आउटपुट कि मैं आउटपुट नोड किसको बनाऊंगा, और तीसरा कि मैं कॉमन किसको ले रहा हूं। तो कॉमन तो पता है, नाम से पता चल रहा है, एमिटर को लूंगा मैं कॉमन। और मैंने अभी बताया था जो इनपुट है वो फिर या फिर बेस में देंगे या फिर एमिटर में देंगे। ठीक है, कलेक्टर में नहीं देते हम लोग। इसका ऐसा सच कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं कि जब भी, ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं कि जो भी इनपुट देंगे हम एमिटर या बेस पे ही देंगे, कलेक्टर में कभी इनपुट नहीं देंगे। ये चीज याद रखना, ठीक है? ये चीज याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? सो अगर कॉमन नोड में एमिटर है तो इनपुट में क्या, किससे लूंगा मैं, बेस नोड से, और बच क्या गया मेरा, कलेक्टर। समझ में आया ये? राइट। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, अब इसको देखो कि कैसे समझा सकते हैं। एमीटर, कलेक्टर एंड, सपोज ये कलेक्टर है, सॉरी ये एमीटर है, ये आपका बेस है एंड दिस इज योर कलेक्टर। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, बेस हम, सॉरी इनपुट किस पे दे रहे हैं, बेस पे दे रहे हैं। इसको लिख लो, ये बेस है, ये कलेक्टर है, सॉरी ये एमीटर और ये कलेक्टर है। ये आपका बेस है, ये आपका एमिटर नोड है और ये आपका कलेक्टर नोड है। लिख लो इसको, ठीक है? सो हम क्या देख रहे हैं, हमने इनपुट बेस में दिया, आउटपुट मैंने कलेक्टर से दिया। सो ये आपका इनपुट नोड, इनपुट लूप है एंड दिस इज योर आउटपुट लूप। ठीक है, ये चीज है। और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कुछ इस टाइप से। दिस इज योर एमीटर, दिस इज योर बेस, दिस इज योर कलेक्टर। ठीक है, या दो दो पॉइंट लिखे हैं तो इसी में इंक्लूड कर लो। सेकंड पॉइंट, इसी को अगर मैं इस टाइप से बनाना चाहूं तो ऐसे ही बनेगा बेटा, ध्यान से देख। ये एग्जैक्ट सर्किट नहीं है, इस टाइप से नहीं है, ठीक है? बस ये हम देख रहे हैं। एग्जैक्ट सर्किट का मतलब क्या है,
कि यहाँ पे अभी रजिस्टर वगैरह भी आएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने इनपुट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया, तो यहाँ पे आपका वी इन आ जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एंड यहाँ पे कलेक्टर से मैं ले रहा हूं आउटपुट, ठीक है, तो यहां से आपका कलेक्टर के रिस्पेक्ट में आउटपुट वोल्टेज आ जाए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सॉरी, समझ में आया। और इसमें कॉमन क्या रहेगा आपका, एमीटर नोड। नेक्स्ट लास्ट है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर में क्या रहेगा आपका, कलेक्टर जो नोड है वो कॉमन रहेगा, राइट, इनपुट नोड, आउटपुट नोड एंड कॉमन नोड। कॉमन क्या रहेगा आपका, कलेक्टर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इनपुट और आउटपुट नोड पे। ठीक है, इनपुट और आउटपुट नोड पे, तो यहां पे इनपुट जो है हम बेस को देंगे और आउटपुट एमिटर से लेंगे। इज इट क्लियर, ये क्लियर है। इनपुट हमने क्या दिया, इनपुट कहां पे दिया, बेस पे, और आउटपुट कहां से लिया हमने, एमिटर से, और जो कलेक्टर है वो तो कॉमन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 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 इसके सर्किट को देखते हैं या सिंबल्स को देखते हैं, सिंबल में क्या होएगा, क्योंकि इस बार हम एमिटर से आउटपुट ले रहे हैं, तो जस्ट जो कॉमन एमिटर में था उसमें उल्टा कर देंगे हम उसको, एन पी एन, दिस इज योर बेस नोड, ये आपका एमिटर नोड है, ये आपका कलेक्टर नोड है, सिंपल, राइट। तो हमने इनपुट क्या दिया, बेस और कलेक्टर के बीच में, दिस इज योर इनपुट नोड, सॉरी इनपुट लूप, एमिटर और कलेक्टर के बीच में क्या होगा आपका, आउटपुट लूप होएगा, राइट। अगर इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा, इस बार एमिटर नोड ऊपर है, कलेक्टर नोड नीचे है, दैट्स इट, बेस, एमिटर एंड कलेक्टर। इज इट क्लियर, ये क्लियर है। या इसमें सेकंड पॉइंट जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही बना लो, इसको एक्सटेंड कर लो, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, क्योंकि कलेक्टर आपका कॉमन रहेगा, एंड ये एमिटर है, मतलब यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर के रिस्पेक्ट में, और ये इनपुट दे रहे हैं बेस और कलेक्टर के बीच में, राइट। चले आगे, चले आगे, यस सर। ठीक है। अब देखते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके बेस्ड, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल 1, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। ठीक है, मतलब कॉमन कलेक्टर है, कॉमन बेस है, क्या है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला पार्ट, वी इन, आरबी, आर ई, वीसीसी, आरसी, ठीक है, एंड ये वी आउट है।
करो, इसका बताओ जल्दी से। First one, common emitter. एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हो? पहला क्या है? फर्स्ट वन इज योर कॉमन कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर, गुड। देखो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मार्क करो, ये एरो वाला क्या है, एमीटर नोड है, बिना एरो वाला कलेक्टर नोड है, और तीसरे वाला बेस नोड है। इनपुट कहाँ पे ले रहे हैं, बेस में। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से। बाकी कौन सा बच गया, एमीटर। जो बाकी बच जाता है उसी के ऊपर तो नेमिंग होती है, दैट इज योर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नेक्स्ट यहां पे देखो अगेन, ये एमीटर नोड है, ये कलेक्टर नोड है, ये बेस नोड है। ध्यान से देखो, इनपुट हम एमीटर में दे रहे हैं, आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं, बाकी कौन सा बच गया, बेस। तो दिस इज योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। दिस वन, हम इनपुट दे रहे हैं बेस में, आउटपुट ले रहे हैं किससे, एमीटर से। दिस इज योर एमीटर नोड, कलेक्टर नोड एंड बेस नोड, राइट। तो इनपुट दे रहे हैं बेस पे और आउटपुट ले रहे हैं हम एमीटर से। सो बाकी कौन सा बच गया, कलेक्टर नोड। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन, इनपुट देखो, ये कौन सा नोड है, एमीटर, ये कलेक्टर है, ठीक है, ये बेस है। इनपुट देखो कौन से उस पे कॉमन है, एमीटर और बेस वाले पे कॉमन है, राइट। अब देखो यहाँ पे आउटपुट कुछ मेंशन नहीं है, बट जैसे लोड रजिस्टर आता है तो मुझे पता है यहाँ पे या फिर लोड वोल्ट या फिर वोल्टेज ले लेता हूँ। ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी लोड के अक्रॉस, या फिर करंट हो जाएगी। बट आउटपुट लेना तो लोड के अक्रॉस है, तो ये वाली कहाँ पे है, ये आउटपुट लूप ये है। तो बता दोनों में कॉमन कौन सा, इनपुट और आउटपुट लूप में, दैट इज योर बेस। तो दिस इज योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। इसमें बताओ सेम तरीके से, अगर मैं इसको ग्राउंड मान लेता हूं, ये लोड रजिस्टर है, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं इसमें, ये क्या मान लेते हैं, यहां पे हम आउटपुट ले रहे हैं। बोलो ये मैं मान सकता हूं, यस और नो। ये कॉमन कलेक्टर। हाँ, दिस इज योर कॉमन कलेक्टर, क्योंकि जो इनपुट है मैंने आपको बताया था किस में जाएगा, या फिर एमीटर या बेस में ही जाता है इनपुट। इनपुट या फिर एमीटर या बेस पे जाएगा। एमीटर पे तो आउटपुट आ रहा है, तो कहां पे जाएगा अब इनपुट, मतलब इसको हम इनपुट एज्यूम कर लेते हैं। दिस इज योर इनपुट, राइट। सो कौन सा बच गया आपका, कलेक्टर वाला नोड बच गया। सो दिस इज योर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। बोलो ये क्लियर है, इज इट क्लियर, यस और नो, क्लियर। अब ये वाला बता दो जल्दी से, ये तो बहुत सिंपल है। ये वाला तो आपको दिख रहा है ना, ये देखो एमीटर वाला ग्राउंड से कनेक्ट है, तो इनपुट लूप। और अगर मैं ये आउटपुट आरएल को क्या मानता हूं, लोड रजिस्टर मानता हूं, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है या फिर वोल्टेज है, उसको मैं क्या मान सकता हूं, आउटपुट करंट मान सकता हूं। तो ये वाली कौन सी लूप होगी आपकी, आउटपुट लूप होगी। तो कौन सा कॉमन है, एमीटर कॉमन है। सो दिस इज योर सीई कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया, अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन।
अब कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? सर सो ये हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कंपैरिजन ऑफ, ये लिख लिया सबने? सर एक मिनट बस। हाँ ठीक है। Yes, sir. हो गया, सबने लिख लिया? सर सबने लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 22nd पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला पैरामीटर के बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन बेस, कॉमन एमिटर ऐसे लिखते हैं, एंड दिस इज योर लास्ट वन इज कॉमन कलेक्टर। ठीक है, क्या क्या है पैरामीटर है उसके बेसिस पे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, इसमें इनपुट क्या होएगा, आउटपुट क्या होएगा, कॉमन क्या होएगा, राइट। डी लार्ज सिग्नल करंट गेन, थर्ड वोल्टेज गेन, डी पार्ट इनपुट रेजिस्टेंस। इन पैरामीटर्स को हम कंपेयर करेंगे तीनों उसमें। ई पार्ट आउटपुट रेजिस्टेंस, एफ पार्ट पावर गेन, इनपुट आउटपुट फेस रिलेशन, एंड लास्ट वन इज योर एप्लीकेशन। ठीक है, लास्ट वन एप्लीकेशन है। अब एक एक करके मुझे बताते चलो क्या है। कॉमन बेस में कॉमन क्या रहेगा, ये तो सभी को पता है, डेट विल बी बेस। कॉमन एमिटर में क्या कॉमन रहेगा, कौन सा नोड कॉमन रहेगा, कॉमन एमिटर। एमिटर यहाँ पे कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर कॉमन रहेगा। अब जल्दी से बताओ इनपुट क्या रहेगा कॉमन बेस में, एमिटर या बेस में जाता है तो एमिटर ही रहेगा कॉमन, राइट, है ना। और आउटपुट जो बच गया। सेम तरीके से कॉमन एमिटर में बताओ क्या चीज होएगा, कॉमन एमिटर में बताओ। इनपुट एमिटर या बेस में जाता है, एमिटर तो कॉमन है, दैट मींस यहाँ पे बेस रहेगा। और आउटपुट कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर अभी अभी किया है जस्ट, जल्दी देख के बताओ क्या होएगा कॉमन कलेक्टर में। इनपुट कहां पे जाएगा, बेस या एमिटर, इस बेस पे जाएगा। और आउटपुट एमिटर। बोलो ये क्लियर है, इज इट क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट है लार्ज सिग्नल करंट गेन। लार्ज सिग्नल करंट गेन क्या होता है, करंट गेन, एक्चुअली में हम करंट गेन की बात कर रहे हैं। ठीक है,
करंट गेन क्या आएगा इस केस में? अल्फा, राइट? यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पे बीटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? अल्फा बीटा एंड गामा। वेरी गुड। इट्स नॉट गामा, इट्स 1 + बीटा। इट्स 1 + बीटा, जिसको बहुत बार हम लोग गामा बोल देते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। वो इसलिए होता है क्योंकि ये सीक्वेंस में चलता है, अल्फा बीटा, बीटा के बाद क्या आता है? गामा आता है। बट एक्चुअली में गामा क्या होता है तुम लोगों का, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है गामा? एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, दैट इज एक्चुअली गामा। यहाँ पे जो करंट गेन होता है कॉमन कलेक्टर में, दैट इज 1 + बीटा, जिसको हम गामा बोल देते हैं। बहुत सारे लोग यही सुनोगे कि इसके करंट गेन को हम गामा बोलते हैं, बट एक्चुअली में वो गामा नहीं होता, दैट इज 1 + बीटा, याद रखना, ठीक है? सो इसको बुक्स वगैरह में कई दफा, मतलब की जो लोकल किताबें होती है उसमें गामा आपको दिख जाएगा, बट गामा नहीं होता, ये गामा नहीं होता। इट इज एक्चुअली 1 + बीटा ओनली, ठीक है? तो याद रखना। यहाँ पे अल्फा क्या होता है बता सकते हो? अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? IC/IE। वेरी गुड, IC/IE। बीटा क्या होता है? IC/I। by IB, वेरी गुड। जिसको तुम गामा बोल रहे थे, मतलब 1 + बीटा, वो क्या होएगा? E by IB. IE/IB, राइट? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट? अल्फा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि आईसी और आईई लगभग लगभग इक्वल होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 के इक्वल होती है, ठीक है? 1 से जस्ट थोड़ी छोटी हो सकती है, राइट? बीटा की वैल्यू 50 से 200 के बीच में होती है, और ये तो क्या आएगा? +1 कर देना। सो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होता है? गामा नहीं है, सॉरी, बट समझाने के लिए बोल रहा हूं, अल्फा से ज्यादा बीटा होता है और बीटा से ज्यादा आपका ये गामा होएगा, राइट? एक बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा था कि वाई अल्फा इज IC/IE, IE/IC क्यों नहीं हो सकता, IB/IE क्यों नहीं हो सकता? क्या बोलोगे? ये इंटरव्यू गेन में पूछा है। गेन हाँ मतलब हम आउटपुट अपॉन, मतलब उनका रेशो देख रहे हैं कि कितना बढ़ा आउटपुट, तो इसलिए रेशो ले रहे हाँ, आ, थोड़ा सा इसको वो करो, रिफाइन करो अपने स्टेटमेंट को। मैं क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? मैं ये बोल रहा हूँ अल्फा की वैल्यू IC/IE क्यों है? IE/IC भी हो सकती थी, IC/IB हो सकती थी, या कुछ और हो सकती थी। मतलब हमने अल्फा को IC/IE क्यों लिया? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अल्फा को मैं IC/IB भी बोल सकता था, या अल्फा को मैं IE/IB भी बोल सकता था, या फिर IE/IC भी बोल सकता था। मैंने यही क्यों डिफाइन किया? हैं। एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है, तो एम्पलीफिकेशन कितना हुआ है वो हम आउटपुट ओवर इनपुट रेशो देख के पहचानेंगे, इसलिए हमने ये लिया। सेकंड वाले पे फोकस करो, सेकंड वाला जो पॉइंट बोला उस पर फोकस करो, सेकंड पॉइंट जो बोला है उस पर फोकस करो। सेकंड पॉइंट क्या बोला? बिल्कुल लास्ट वाली वर्डिंग क्या थी? पुट ओवर इनपुट। हम्म गेन क्या होता है? गेन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट। इनपुट करंट क्या है? एमिटर करंट। दैट इज व्हाई दिस लार्ज सिग्नल करंट गेन इज डिफाइंड एज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। सिंपल था इसका आंसर, बट स्टिल पता नहीं होता बहुत लोगों को कि ये रेशियो मतलब कि कैसे आ जाता है, ठीक है? तो याद रखना। नेक्स्ट है मेरा वोल्टेज गेन, ठीक है? सो इसके वोल्टेज गेन की अगर बात करूं तो ये वोल्टेज गेन बेटा हाई होता है कॉमन बेस वाले में, ठीक है? एमीटर वाले में मीडियम होता है, और इसमें कलेक्टर में वोल्टेज गेन क्या होता है? लो होता है।
अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। आप याद करो जो मैंने वो एमीटर फॉलोअर बताया था या फिर वोल्टेज बफर बताया था, याद करो वोल्टेज बफर जो मैंने बताया था, वोल्टेज बफर में क्या था, मैंने शायद तुम लोगों को बताया होगा कि वोल्टेज बफर या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ऐसा बताया था तुम लोगों को। कॉमन कलेक्टर और वोल्टेज बफर ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, नहीं बताया था? एनीवे तो यहां पे जो आपका जो वोल्टेज गेन होता है वो लो होता है, ठीक है, लो होता है, 1 के अप्रोक्सीमेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं इनके वोल्टेज गेन को कंपेयर करूं तो क्या होएगा? वोल्टेज गेन को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या आएगा? कॉमन बेस का सबसे ज्यादा है और कॉमन कलेक्टर का सबसे कम है, राइट। नेक्स्ट, इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस बताओ, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? कॉमन बेस का सबसे कम होता है, इसका मीडियम होता है एंड इसका सबसे हाई होता है। तो कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि किसका, मतलब अलग अलग पैटर्न दे देंगे फिर बोलेंगे कि कौन सा सही है, मतलब दिस इज हाई मीडियम लो, लो हाई मीडियम, इस टाइप से वो दिखा देंगे। समझ में आया? ये चीज है, ये सब डेरिवेशन उससे आती है, ठीक है। ये डेरिवेशन में, इसमें कोई लॉजिकल इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसका ये सब डेरिवेशन से आता है, एसी एनालिसिस में इसकी डेरिवेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस में जस्ट इसका उल्टा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस जस्ट इसका उल्टा होता है, ये हाई मीडियम लो, राइट। सो आउटपुट रेजिस्टेंस में ये होता है। पावर गेन, पावर गेन, पावर गेन क्या होता है? पावर गेन करंट गेन इंटू वोल्टेज गेन, ठीक है, इसका प्रोडक्ट होता है। तो पावर गेन क्या होता है? इसका सबसे लो होता है, इसका सबसे हाई होता है कॉमन एमीटर का, और इसका मीडियम होता है। और यही रीजन है जिसकी वजह से हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें जो करंट गेन और जो वोल्टेज गेन होता है वो मीडियम होता है। बाकी दो कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान से देखो, एक में अगर वोल्टेज गेन ज्यादा है तो करंट गेन कम है, ध्यान से देखो। एक में कॉमन बेस वाले में देखो, वोल्टेज गेन ज्यादा है तो करंट गेन कम है, करंट गेन ज्यादा है तो वोल्टेज गेन इसका कम है। बट इन दोनों में मीडियम है, जिसकी वजह से पावर गेन इसका सबसे लार्ज होता है, राइट। इनपुट आउटपुट फेस रिलेशन, इनपुट आउटपुट, हाँ। सर हमारे पास जो गेन है मतलब हम्म, वोल्टेज गेन हमें कॉमन बेस में ज्यादा मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कॉमन एमीटर को ही क्यों प्रेफर करते हैं? दोबारा एक बार क्वेश्चन बोलो। सर जो हमारे पास वोल्टेज गेन है वो हाई हमें कॉमन बेस में मिलता है, हम्म, लेकिन हम प्रैक्टिकली कॉमन एमीटर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ मतलब हाँ। सर, मतलब गेन तो कॉमन बेस का ज्यादा है ना? बेटा कौन से गेन की बात कर रहे हो? सिर्फ एक गेन देखने से वोल्टेज। बात नहीं होती ना, सिर्फ एक गेन से बात नहीं होती ना, ओवरऑल वो देखते हैं कि वो गेन किसमें ज्यादा देता है, करंट गेन और वोल्टेज गेन, क्योंकि दोनों चीज मैटर करती है, दोनों चीज मैटर करते हैं, करंट गेन भी मैटर करता है, वोल्टेज गेन भी मैटर करता है। हाँ, अब सपोज करो अगर तुमसे ये बोल दिया जाए कि भाई मुझे वोल्टेज गेन सबसे हाई चाहिए, मुझे आउटपुट वोल्टेज बहुत हाई चाहिए, तो उस केस में तुम बिल्कुल बोल सकते हो कि हम कॉमन बेस को प्रेफर करेंगे। समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल और बताओ, जैसे काफी सारे इंस्टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लो फ्रीक्वेंसी या मीडियम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बात कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, मेरा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन से मेरा काम चल रहा है, ठीक है। बट जैसे ही मैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं तो क्या होता है, क्या होएगा? जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तब मैं, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अगर एनालाइज करता हूं या फिर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की बात करता हूं, उस टाइम पे मैं कॉमन एमिटर को प्रेफर नहीं करूंगा, उस टाइम पे मैं कॉमन बेस एम्पलीफायर को प्रेफर करूंगा। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि ये इसका वोल्टेज गेन ज्यादा आ रहा है,
रीजन ये है कि इसमें नेगेटिव इफेक्ट, एक मिलर इफेक्ट करके कुछ एक इफेक्ट होता है जो कि इसमें डोमिनेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी में, जिसकी वजह से आपका गेन और रिड्यूस होएगा, जिस वजह से हम हाई फ्रीक्वेंसी पे कॉमन बेस एम्पलीफायर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज होता है इन जनरल। आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ मुझे वोल्टेज गेन से मतलब है, करंट गेन भी चाहिए होता है बेटा। बात समझ में आई? बट Yes. अगर आपका फिक्स है, एप्लीकेशन फिक्स है जिसमें मुझे वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों से मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही से मतलब है, सपोज करो मुझे करंट गेन हाई चाहिए, बहुत ज्यादा हाई चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कॉमन कलेक्टर पे जा सकता हूं। मुझे वोल्टेज गेन हाई चाहिए, करंट गेन कम भी हो तो चलेगा, तो मैं कॉमन बेस पे जा सकता हूं। तो वो हमारी एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। कॉमन एमिटर को प्रेफर करने का सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि इसमें आपका वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों मीडियम होता है, जिसकी वजह से उसका जो पावर गेन होता है काफी हाई होता है। ये रीजन है जिसकी वजह से हम कॉमन एमिटर प्रेफर करते हैं। क्लियर? Yes. ठीक है। अब इसमें इनपुट आउटपुट फेस रिलेशन देखते हैं। तो कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है, बट कॉमन एमिटर में 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया इससे, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। राइट, अभी मैं लास्ट में कराऊंगा इस वाले क्वेश्चन को। इसके एप्लीकेशन क्या है, अभी मैंने आपको समझाया एप्लीकेशन क्या है इसके। इसका एप्लीकेशन क्या है, रेडियो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, रेडियो या फिर हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। हाई फ्रीक्वेंसी में हमेशा इसी को प्रेफर करेंगे। सेकंड, इसको एज अ करंट बफर यूज कर सकते हैं। वाई करंट बफर? क्योंकि इसका जो करंट गेन है 1 है। करंट गेन 1 मतलब आउटपुट करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इनपुट करंट। ठीक है, इसको इसको हम क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। एंड दिस वन इट इज वोल्टेज फॉलोअर या वोल्टेज बफर। वोल्टेज फॉलोअर या फिर वोल्टेज बफर। ठीक है, वोल्टेज फॉलोअर या वोल्टेज बफर। अब मुझे ये बताओ, ये करंट बफर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? करंट बफर की प्रॉपर्टीज क्या है? यूनिट करंट गेन बोल सकता हूं, ये भी पूछ लेते हैं 1 नंबर में कई बार। यूनिट करंट गेन, और बताओ क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होता है? इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, चेक करो, बताओ। व्हाट इज इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस? वही तो प्रॉपर्टी होगी ना करंट बफर की। क्या होता है इनपुट रेजिस्टेंस, स्मॉल या हाई? लो। हाँ, तो दिस इज स्मॉल आर आई या लो आर आई। और आर ओ आउटपुट रेजिस्टेंस हाई या लार्ज। स्मॉल लिख रहा हूं तो यहां पे लार्ज लिख देता हूं। बोलो, समझ में आया? सो करंट बफर की और कॉमन बेस की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहेगी, क्योंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से ही हम इसको करंट बफर बनाते हैं। राइट, व्हाट अबाउट दिस वन? वोल्टेज बफर की क्या प्रॉपर्टीज होगी? यूनिट वोल्टेज गेन बोल सकता हूं मैं। व्हाट अबाउट इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस? जल्दी बताओ क्या होगी? इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? नहीं। हाई। और आउटपुट रेजिस्टेंस लो। स्मॉल या लार्ज भी लिख सकते हो, जो भी लिखना है, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर आईसी। एक्सप्रेशन फॉर आईसी, एक्सप्रेशन फॉर आईसी इन एक्टिव रीजन, इन एक्टिव रीजन। तो आईसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखो। आईसी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आईई प्लस आईसीओ, प्लस आईसीओ, या आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आईबी प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स आईसीओ। ये होता है आप
आपका कॉमन बेस में और ये होता है कॉमन एमिटर एम्प्लीफिकेशन। क्योंकि कॉमन एमिटर में करंट गेन क्या होता है बीटा, और कॉमन बेस में क्या होता है अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे आईसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आईसी को हम ये बोल सकते हैं आईसी इज इक्वल टू एल्फा टाइम्स आई, मतलब आई ई का कुछ पार्ट, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या आती है 0.9 0.995 ऐसे होते हैं ना। मतलब एमीटर करंट, सॉरी एमीटर अगर 100 चार्ज कैरियर्स भेज रहा है कलेक्टर की ओर, तो कुछ रिकंबाइन होने के बाद फिर बाकी जो है वो कलेक्टर में हमें मिलेंगे, राइट। तो मतलब एमीटर का कुछ पार्ट बेस में जाने के बाद बाकी जो मैक्सिमम पार्ट है वो मुझे किस में मिलेगा, कलेक्टर में। तो वो क्या होएगा, जैसे 90% या 99%, 99% ऑफ आई ई, 99% मतलब 0.99 आई ई, 0.99 मतलब अल्फा आई ई। सो एमिटर का वो वाला पार्ट जो कलेक्टर कलेक्ट करेगा, प्लस ये वाला किसकी वजह से है, ये एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस की वजह से। एमिटर जंक्शन को हमने फॉरवर्ड बायस किया था, इस वजह से ये डिफ्यूजन करंट आ रही थी। प्लस एक कंपोनेंट और आ रहा है, एक कंपोनेंट और आ रहा है, दैट इज योर लीकेज करंट, लीकेज या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट किस लिए आ रही थी, क्योंकि हमारा कलेक्टर जंक्शन क्या था, रिवर्स बायस पे ऑपरेट कर रहा था, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। सेम तरीके से यहां पे दिस इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, और ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो इसको लिख लो। बेसिकली मैं ऊपर वाले से, क्योंकि ऊपर वाला हमने डायग्राम पढ़ा था, तो मैं इसी के हिसाब से बता रहा हूं। सो दिस इज ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम emitter, and this is due to reverse biasing of collector junction। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ये वाली करंट फ्लो करती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, बीटा की वैल्यू अल्फा की टर्म्स में अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, एंड यू नो गामा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता बट तुम लोगों को पता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ। सो ये रिलेशन है अल्फा बीटा एंड गामा में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, 24th, alpha and beta are the large signal current gain of common base and common emitter amplifier। ठीक है, और बीटा क्या है बेटा, बीटा इज अ मेजर, बीटा इज अ मेजर ऑफ एम्प्लीफिकेशन एबिलिटी, एम्प्लीफिकेशन एबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये एम्प्लीफिकेशन एबिलिटी बताता है बीटा। सो सो हाइयर बीटा इंडिकेट्स, higher beta indicates better amplification। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ
कॉमन सेंस यूज करना है और मुझे बताना है कि अगर ये फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो बीटा पे क्या फर्क पड़ेगा। बताओ, अगर एमीटर करंट इंक्रीज करती है तो बीटा क्या, सॉरी एमीटर डोपिंग अगर इंक्रीज करे तो बीटा क्या होएगा आपका, इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा? इंक्रीज होएगा। क्या, इंक्रीज या इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज होएगा बेटा। अगर एमीटर सर डोपिंग हम इंक्रीज बढ़ाएंगे, होएगा। हाँ, अगर हम एमीटर डोपिंग को बढ़ाएंगे तो मतलब एमीटर चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं। एमीटर चार्ज कैरियर्स बढ़ रहे हैं तो मतलब उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स मुझे कलेक्टर पे देखने को मिलेंगे, राइट? तो मतलब मेरी आईसी बढ़ेगी, आईसी बढ़ेगी तो मतलब आईसी बाई आईबी मेरा बढ़ेगा, मतलब बीटा भी मेरा इंक्रीज होएगा। अगर मेरी बेस डोपिंग बढ़ी तो क्या होएगा? अगर बेस डोपिंग बढ़ी तो मतलब मेरी कलेक्टर करंट कम हो जाएगी ना, और बेस करंट आपकी बढ़ जाएगी। यस और नो? सर अगर मेरी बेस में डोपिंग बढ़ेगी तो बेस, वो पीएनपी वाला एग्जांपल याद करो, पीएनपी वाला एग्जांपल। अगर मेरी बेस की डोपिंग बढ़ी तो मतलब बेस में नंबर ऑफ फोल्स ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोल्स ज्यादा होंगे तो जो चार्ज कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन मेरा कलेक्टर पे जानी चाहिए थी उनमें से मैक्सिमम तो बेस में ही रिकंबाइन हो जाएंगे, मतलब कलेक्टर करंट आपकी डिक्रीज कर जाएगी। कलेक्टर करंट डिक्रीज करी तो मतलब आईसी बाई आईबी भी डिक्रीज करेगा, मतलब बीटा आपका डिक्रीज किया। बेस विड्थ, डब्ल्यू बी क्या है? बेस विड्थ, बेस विड्थ। अगर बेस विड्थ कम हुई, सॉरी बेस विड्थ अगर ज्यादा हुई तो बीटा क्या होएगा आपका? बीटा क्या होएगा? बीटा क्या होएगा बेटा? Decrease. इंक्रीज। डिक्रीज होएगा। समझ में आया ये? ठीक है। और लास्ट वन है, ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ये बीटा आपका डिक्रीज करेगा। इसका जो रीजन है वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम स्किप करते हैं, बट याद रखना इसका, अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है तो आपका बीटा डिक्रीज करेगा। इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको याद रखना, ठीक है? समझ में आया एवरीवन? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुको, लेट मी सी, कोई एक क्वेश्चन कराना रह गया था। अह, या चलो यहीं पे हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? बाकी हम, एक मिनट बस एक क्वेश्चन देखने दो, जस्ट वेट। ये रहा फ्लिपर प्लम्पर का। ओके, सो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के साथ फिर खत्म करते हैं। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, जस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के साथ फिर क्लास हम खत्म करते हैं, ठीक है? पॉइंट नंबर याद रखना, हमने इतने पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है? और आइडियल इन स्टेडी स्टेट, in steady state condition the average voltage VAB across 0.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एस। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ खत्म करते हैं, ठीक है?
सो ऑलमोस्ट हमारे देखो बीजेटी में जितने थ्योरी के पॉइंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब ज्यादा कुछ बचता नहीं है, बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारी क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिजिटल चालू कर देंगे। 50 sin ω t, दिस इज द क्वेश्चन, इसको करो। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो बनाया नहीं मैंने। दिस इज योर कैपेसिटर, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोफेराड। बताओ जल्दी से क्या होएगा। जल्दी बताओ। अच्छा ये बता दो किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये, किस टॉपिक का क्वेश्चन है? हाँ सर। पर क्लैंप पर। चलो, टॉपिक तो सही बता दिया। अब जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम लोगों का एग्जाम में नहीं पूछा, किसी और एग्जाम में पूछा है। बट ऐसे क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपको जैम में और नेट दोनों में देखने को मिलेंगे। बताओ, कुछ दिमाग काम कर रहा है? कुछ दिमाग काम कर रहा है इसको देख के? 0 आंसर। नहीं, जीरो तो नहीं है बेटा। सबने ट्राई कर लिया? सबने ट्राई किया? बताओ अब। बताओ, ट्राई करना है 2 मिनट या बता दूं? ट्राई कर रहे हैं। अच्छा करो। हम्म। 50 सर। 50। 100। हाँ 100 सही है। 100 किसका आया? यस सर, 100। ओके, हाँ 100 सही है। गुड गुड। चलो देखते हैं 50 वाला भी मतलब कि आधा सही है, आपने कुछ मिस कर दिया। चलो देखते हैं कहाँ पे मिस हुआ है। कोई नहीं, एटलीस्ट मतलब कि ट्राई तो किया।
देखो यहाँ पे, अब जैसे हमारे दो डायोड है बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो D1 जो डायोड है वो कौन से साइकिल में कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव साइकिल। अरे कहा गया क्वेश्चन, क्या हुआ, कहा गया क्वेश्चन? अच्छा ओके। सो ये वाला जो है नेगेटिव साइकिल में कंडक्ट करेगा। नेगेटिव साइकिल का मतलब क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यस और नो? तो अगर ये ऐसे है तो बताओ, देखो नेगेटिव में ये वाला डायोड तो कंडक्ट नहीं करेगा, राइट? ये वाला डायोड तो कंडक्ट नहीं करेगा, नेगेटिव में ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा। तो ये इसके पीक वोल्टेज तक इसको चार्ज कर देगा, दैट इज योर 50 वोल्ट, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये इसके पीक वोल्टेज तक चार्ज कर देगा। अब देखो, तो नेगेटिव साइकिल में क्या हुआ, नेगेटिव साइकिल में जो 1 माइक्रोफैराड के क्रॉस जो वोल्टेज आया, दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट, जो मैंने डायरेक्शन मेंशन की हुई है। अब जरा ये नेगेटिव साइकिल की बात कर रहा हूं, ठीक है, नेगेटिव साइकिल की। अब पॉजिटिव साइकिल की बात करते हैं। पॉजिटिव साइकिल में क्या आएगा, अगेन इसको रीड्रॉ करते हैं, 50 साइन ओमेगा टी, ये डायोड है, ये डायोड आया, देन ये सेकेंड डायोड है, और ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। इस पे वोल्टेज कितना आ गया, 50 वोल्ट। अब ध्यान से देखो, अब पॉजिटिव साइकिल में क्या आएगा, पॉजिटिव साइकिल में होएगा ये प्लस ये माइनस, तो इनपुट ऐसे जा रहेगा। अब पॉजिटिव साइकिल में कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, D2, राइट? तो पॉजिटिव साइकिल में देखो क्या आएगा, सपोज मैं इसको V इन मानता हूं, ठीक है, और इसको मैं, ये A और B ले रखा है, ये A है ये B है, तो दिस इज VAB। सो अगर मैं KVL लगा दूं तो क्या बनेगा, V इन प्लस 50, ठीक है, और सपोज करो VAB को मैं ऐसे मान लेता हूं, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। सो माइनस VAB इक्वल टू 0। तो VAB कितना आ जाएगा मेरे पास, V इन प्लस 50। बट क्योंकि कैपेसिटर कहां तक चार्ज होएगा, पीक वोल्टेज तक चार्ज चार्ज होता है, ठीक है। सो पीक वोल्टेज क्या है, 50 तो कांस्टेंट है, 50 वोल्ट तो रहेगा, और V इन की पीक वोल्टेज क्या है पॉजिटिव साइकिल में, 50 साइन ओमेगा टी 50। तो ये कितना हो जाएगा, VAB कितना आ जाएगा आपका, कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज 50 प्लस 50, दैट इज 100 वोल्ट। समझ में आया? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? तो Yes. चांसेस है आने वाले टाइम पे आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड में आप लोगों का ये BJT पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि मैं डिजिटल भी चालू कर दूं, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ठीक है सही टाइम पे अगर खत्म हो जाता है तो फिर हम डिजिटल चालू कर देंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद एक दिन में आपका BJT हो जाएगा, 2 से अगर 2.5 सर लेक्चर अगर मिलते हैं, हाँ। सर वो कल वाला वीडियो अपलोड करा दीजिए सर प्लीज। कल वाला वीडियो अपलोड, ठीक है, मैं बोल दूंगा सर को, ठीक है। और चलो, सर वो आपने कहा था नेटवर्क थ्योरी के हाँ लेक्चर्स आ नेटवर्क का रहे मैंने बोल दिया सर को, सर कर देंगे नेटवर्क थ्योरी का, ठीक है। सर हैं। ओके हम्म थैंक यू सर। सर एक सर जो क्वेश्चन है सर। एक मिनट, एक एक करके बोलो। हम्म सर जो ऊपर हमने ये लिखा है कि विड्थ ऑफ बेस इंक्रीजेस तो बीटा डिक्रीजेस, इसका रीजन ये है ना कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा अकर करेगा, या कुछ और रीजन है उसका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर बेस विड्थ को हम बढ़ाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली। ज्यादा अगर बेस की विड्थ रहेगी तो उसको ज्यादा एरिया मिलेगा ना रिकॉम्बाइन होने के लिए। तो इस वजह से क्या होएगा आपका, उस वजह से क्या होएगा, कलेक्टर करंट आपकी डिक्रीज कर जाएगी, कलेक्टर करंट डिक्रीज करेगी तो बीटा डिक्रीज करेगा आपका, ये रीजन है। ओके सर, थैंक हम्म हाँ, और कौन बोल रहा था? सर वो एक क्वेश्चन है सर, वो बैंड गैप से सर, IIT एग्जाम 2017 का हाँ वो आई सॉल्व गेस, नहीं हुआ सर ठीक जैसे। है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। वो वाले क्वेश्चन मैं यस बिल्कुल सर। लास्ट क्लास में कराता हूँ, ओके वो सर। मैं समझ गया। वो जो बैंड गैप वाले जो क्वेश्चन है यस ना सर। बेटा, वो मैं कराता हूँ, बट जी वो सर। बिल्कुल लास्ट क्लास में कराता हूँ।
जिसमें आपको मतलब कि जैसे स्ट्रेटेजी वगैरह बताता हूँ कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उस टाइम पे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके मैं कराऊंगा आपकी एक आध क्लास तो मतलब कि तब लेनी है, जैसे पेपर से एक दो हफ्ते पहले, तब मैं कराऊंगा उसको बैंड गैप वाला, ठीक है। इवन नेट में भी कुछ क्वेश्चन, हाँ नेट में भी बैंड गैप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मैं उसी में कवर करा देता हूँ, ठीक है। और डायोड कुछ के और क्वेश्चन भी करवाएंगे क्या? डायोड के अब ज्यादा नहीं है, देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इट इज मोर देन सफिशियंट। अब तीन चार बस और वैरायटी के क्वेश्चन बचते हैं, तो वो मैं बीच में ही कवर करा दूंगा। तीन चार और बचते हैं, बट मैक्सिमम मैंने करा सर दिया थोड़ा बेटा। स्क्रॉल डाउन कर दीजिए प्लीज। एक असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है, ऐसा सा कोई क्वेश्चन था, वो हो नहीं रहा था, ऐसे एक दो क्वेश्चन थे, तो अगर उस टाइप का कोई एक करवा देंगे आप तो। मुझे पहले बताओ कौन सा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस तो मैंने बताया हुआ है, क्या यहीं का असाइनमेंट है या कहीं और का है, पहले ये बताओ। ये इसी वाला असाइनमेंट है, नहीं नहीं ऑनलाइन मतलब जो कि अपलोडेड है। अच्छा हमारे इंस्टीट्यूट का है डायनेमिक। तो बेटा डायनेमिक रेजिस्टेंस का ध्यान से देखो, मैंने एक कराया होगा, एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था जिसमें आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, और फॉरवर्ड बायस में भी दो रेजिस्टेंस थे, याद करो। एक डीसी रेजिस्टेंस, एक एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस को ही हमने डायनेमिक रेजिस्टेंस बोला था, उसका एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो। तो सर सर डायनामिक मतलब एसी होता है, मतलब हम हाँ। डीसी मान के सॉल्व हम्म। कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, डीसी मान के नहीं बेटा, ध्यान से देखो उस वाले पॉइंट को, दोबारा पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, नहीं आता अगली क्लास में फिर से पूछ लेना, ठीक है। सर सर थैंक हम्म यू। हाँ बोलो। सेकंड कैपेसिटर है वो खुद में भी 50 वोल्ट तक ही चार्ज होगा ना पीक वैल्यू तक? कौन से वाला बेटा? जो सेकंड वाला कैपेसिटर है हाँ, खुद में 50 वोल्ट तक ही चार्ज होगा ना सर? जो ऊपर 1 माइक्रोफैराड वाला है, नहीं सर, दूसरा वाला जो है। ये वाला जो है 0.5, ये अच्छा 0.5 है, मैंने लिखना ही भूल गया यहाँ पे, दिस इज योर 0.5। हाँ अब बोलो क्या बोल रहे हो, कौन सा वाला? सर 0.5 वाला भी खुद में 50 वोल्ट तक ही चार्ज होगा? 50 वोल्ट तक नहीं होगा बेटा, 100 वोल्ट, यही तो क्वेश्चन था कि स्टडी स्टेट में ये कितना चार्ज होएगा, यही तो मैंने बताया है। सबसे पहले नेगेटिव साइकिल में ये डायोड कंडक्ट करेगा, और ये डायोड कंडक्ट करने की वजह से 1 माइक्रोफैराड वाला आपका 50 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, इस वाली डायरेक्शन में, देख रहे हो, राइट। नेगेटिव साइकिल में हुआ, वी 1 माइक्रोफैराड के क्रॉस 50 वोल्ट आ गया। अब मैंने इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ किया, रीड्रॉ करने के बाद पॉजिटिव साइकिल में मैंने देखा कि क्या हो रहा है। अब पॉजिटिव साइकिल का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नोड है, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगी, ये जो मैंने डायरेक्शन बना रखी है इस वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस वाली डायरेक्शन में फ्लो करेगी, राइट। इस वाली डायरेक्शन में ये डायोड कंडक्ट करेगा, ये वाला तो करेगा नहीं, ये वाला ही डायोड कंडक्ट करेगा, तो इस वाली डायरेक्शन में हम देखते हैं कि कितनी पीक वोल्टेज मिल सकती है, क्योंकि कैपेसिटर कितना चार्ज करेगा, जितनी उसको मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकती है। तो यहां पे सपोज करो मैंने वी इन माना, सर समझ गया, वो यहां से उसको फिर वी बैटरी इन, ले लेंगे ना 50 वोल्ट का। हाँ वी इन प्लस 50, 50। वी इन प्लस 50। अब कैपेसिटर तब तक चार्ज होगा जब तक उसको पीक वोल्टेज तक वो चार्ज ना हो जाए, जितना चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा उतनी ज्यादा वोल्टेज उसमें क्या होगी, डेवलप होती जाएगी, राइट। तो यहां पे वी इन की हमें मैक्सिमम वैल्यू को कंसिडर करना है, क्योंकि पीक वोल्टेज तक वो चार्ज हो जाएगा, तो वी इन की मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, 50, तो 50 प्लस 50 दैट इज 100। तो स्टडी स्टेट में इसमें 100 वोल्ट आएगा और इसमें 50 वोल्ट आएगा, दैट्स इट। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कई बार वो डायरेक्शन पूछ लेते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ये वीएबी प्लस माइनस ऐसे किया, वो ऐसे बोल देंगे आपको क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि ये बताओ वीएबी कितना है, या सॉरी ये वोल्टेज कितनी है कैपेसिटर की, तो ये वोल्टेज कितनी होगी, ये वोल्टेज कितनी होगी आपकी, माइनस -100। -100। और सपोज करो ये यही ऐसे ही रख के आपसे पूछा कि मैग्नीट्यूड कितना होगा वीसी का, आप निकालोगे -100, बट आपको आंसर क्या लिख के आना है, 100। तो लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, चाहे 2 सेकंड ज्यादा लगाओ या 5 सेकंड ज्यादा लगाओ क्वेश्चन को पढ़ने में, बट लैंग्वेज का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है, क्लास एंड करूं? और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? हाँ, एंड करूं क्लास? सर थैंक यू। ओके बेटा, वेलकम। सर। चलो ओके।
Recording